नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जैसे को तैसा। अरे सुमन की माँ, सुनती हो? एक बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। धर्मपाल जी ने ऑफिस से घर आते ही अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। आती हूँ जी, आपके लिए चाय बना रही हूँ। पति की आवाज़ सुनकर उर्मिला जी ने किचन से ही जवाब दिया और अगले 5 मिनटों के अंदर उर्मिला जी चाय और नमकीन लेकर आई और धर्मपाल जी के पास सोफे पर बैठते हुए पूछा, हाँ कहो जी, क्या बात है? सुमन बिटिया दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? ट्यूशन के लिए गई है, आ ही रही होगी, उसका आने का टाइम हो गया है। अच्छा अच्छा, आज विनोद जी मेरे ऑफिस आए थे। वही ना, जो नोएडा में रहते हैं? हाँ हाँ वही। उनका इकलौता लड़का सौरभ अच्छी सरकारी नौकरी पा गया है और वे अपनी सुमन बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। धर्मपाल जी ने खुश होकर अपनी पत्नी उर्मिला जी को बताया। यह बात सुनकर उर्मिला जी कहने लगी, अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है जी। आज के समय में ऐसा कहाँ होता है? दहेज भी दो और चप्पल भी घिसो, तब जाकर कोई अच्छा लड़का मिलता है। उर्मिला जी भी काफी खुश थी। अपनी बेटी सुमन भी तो लाखों करोड़ों में एक है, रूप गुण सब में अव्वल। धर्मपाल जी ने गर्व से कहा। सुमन ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, अपने माँ पापा की आवाज सुन उसके कदम ठिठक गए थे। पिता के मुंह से अपनी शादी की बात सुन उसे अच्छा नहीं लगा था। वह लगभग गुस्से में घर के अंदर आई और बोली, पापा मुझे अभी पढ़ना है, मेरी शादी वादी का तो अभी सोचिए ही मत, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे बेटा, जो रिश्ता खुद चलकर आया है उसे कैसे ठुकरा दें? धर्मपाल जी ने कहा। बिटिया तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ तो बात करेंगे। उर्मिला जी ने सुमन को बोलने का मौका दिए बिना कहा। धर्मपाल जी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वेतन की सीमित आमदनी में अपने परिवार का पालन पोषण दिल्ली जैसे शहर में रहकर कर रहे थे। सुमन के अलावा उनका एक बेटा था, अमित, जो सुमन से छोटा था और इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर में था। आज संडे था और सुमन को देखने विनोद जी अपनी पत्नी अर्चना और बेटे सौरभ के साथ आए हुए थे। सुमन सबको पहले से पसंद तो थी ही, यह बस रस्म अदायगी हो रही थी ताकि शादी के पहले सौरभ और सुमन को मिलवा दिया जाए और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। इसलिए सुमन के लिविंग रूम में आते ही धर्मपाल जी ने कहा, बेटा हम बूढ़ों के बीच में तुम दोनों क्या बैठोगे? दूसरे कमरे में जाकर बातचीत कर लो। आजकल के चलन के मुताबिक लड़के लड़की को एक दूसरे को समझना अधिक जरूरी है। क्या कहते हैं धर्मपाल जी? विनोद जी ने धर्मपाल जी की तरफ स्वीकृति लेने के लिए देखा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान समझ लें। धर्मपाल जी विनोद जी की हाँ में हाँ मिलाई। सौरभ ने सुमन को पहले से देखा हुआ ही था और उसकी खूबसूरती पर वह फिदा था। सुमन को भी बातचीत में सौरभ पसंद आया। माता पिता का दबाव था ही तो उसने भी शादी के लिए हाँ कह दी। फिर क्या था, आनन फानन में सगाई और शादी की तारीख भी पक्की हो गई और सुमन दुल्हन बनकर विनोद जी के घर आ गई। लेकिन अगले ही दिन विनोद जी के घर में तूफान आ गया। जब घर की महिलाओं ने सुहाग रात में पलंग पर बिछी सफेद चादर को बेदाग बताया
सौरभ भी बुरी तरह गुस्साया हुआ था और रात में ही सुमन से संबंध बनाने के बाद से ही उससे लगातार पूछे जा रहा था, बता तूने शादी से पहले और किससे संबंध बनाया था। सौरभ का सवाल सुनकर सुमन ने दुख और अपमान में डूबकर कहा, किसी से नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर किसी से संबंध नहीं बनाया तो तुम्हारा वर्जिनिटी ब्लड चादर पर क्यों नहीं लगा? तुम्हें वह दर्द क्यों नहीं हुआ जो सभी वर्जिन लड़कियों को पहली बार होता है? कहते हुए सौरभ रात में ही उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। मेरी बात तो सुनिए। सुमन ने सौरभ से कुछ कहने की कोशिश की। मुझे झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने का कोई शौक नहीं है। बोलते हुए सौरभ तेजी से रूम से बाहर चला गया और सुबह अपने बेटे को मेहमानों के साथ सोया देख अर्चना जी का माथा ठनका तो वे दनाते हुए सीधे सुमन के पास सवाल करने पहुंची। सुमन बेड पर अपने घुटनों में अपना सर छुपाए उदास बैठी थी। गालों पर उसके आंसुओं के सूखे निशान थे। आते ही अर्चना जी ने पहली तीखी नज़र से सुमन को देखा और फिर बेड पर बिछी चादर पर नज़र दौड़ाई। कोरा चादर और बहू का हुलिया देख जल्दी ही उनकी समझ में सारी बात आ गई। फिर क्या था, घर में तूफान ऐसा उठा कि किसी ने सुमन से पानी के लिए भी नहीं पूछा और उसे धिक्कारने का सिलसिला जारी रखा। विनोद जी ने धर्मपाल जी को फोन कर कड़ी आवाज में कहा, आपने हमारे पल्ले अपनी चरित्रहीन लड़की बांध दी है। सुबह सुबह विनोद जी की यह बात सुन धर्मपाल जी एकदम से चकराते और अटकते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह आप क्या कह रहे हैं समधी जी? लेकिन विनोद जी ने सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी ही अकड़ भरी आवाज में कहना जारी रखा, अगर आपकी बेटी का चक्कर किसी और लड़के से था तो हमें शादी के लिए मना कर देना चाहिए था। अब आइए और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। इतना कह विनोद जी ने फोन काट दिया। धर्मपाल जी ने घबरा कर सारी बात अपनी पत्नी उर्मिला को बताई और सुमन से फोन करके बात करने को कहा। शादी में आए मेहमानों से अभी घर भरा था, इसलिए उर्मिला जी अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर सुमन से सारी बात की जानकारी ली। फिर बाहर आकर धर्मपाल जी से बोली, सुनो जी, जल्दी सुमन के ससुराल चलिए, उन्हें गलतफहमी हो गई है, उसे दूर करना जरूरी है। कुछ देर के बाद ही धर्मपाल जी और उर्मिला जी विनोद जी के लिविंग रूम में विनोद जी, अर्चना जी और सौरभ के सामने अपराधियों की तरह बैठे थे। सुमन को भी बुला लिया गया था और वह बिखरे बाल अस्त व्यस्त कपड़ों में ही आकर अपनी माँ से सटकर बैठी थी। उर्मिला जी सबको एक कागज दिखाते हुए कह रही थी, देखिए यह मेडिकल रिपोर्ट। सुमन जब 15 साल की थी तभी एक दिन वह स्कूल से आते हुए साइकिल से गिर गई थी और जिससे सुमन को एकदम से याद हो आया कि वह साइकिल से गिरी थी और उसके दोनों जांघों के बीच कुछ तेज चुभा था। शायद वह रास्ते पर पड़ा कोई पत्थर था और फिर उसकी पैंटी खून से भर गई थी। खूब दर्द हुआ था। घर आकर उसने जब उर्मिला जी को सारी बात बताई थी तो उर्मिला जी उसे गायकोनोलॉजिस्ट के पास लेकर गई थी। तभी सुमन जी के आग्रह पर गायकोनोलॉजिस्ट ने वर्जिनिटी झिल्ली के एक्सीडेंट में फट जाने की रिपोर्ट लिखकर उर्मिला जी को दिया था। वही रिपोर्ट उर्मिला जी, अर्चना जी और सौरभ को दिखाकर संतुष्ट करना चाह रही थी। कोई कुछ बोलता इससे पहले ही सौरभ ने कड़े शब्दों में कहा, मैं नहीं मानता इसे। आपको पता था कि आपकी बेटी वर्जिन नहीं है।
इसलिए आपने ऐसी रिपोर्ट बनवा कर रख ली होगी। आप इसे ले जाइए, मैं किसी की झूठन को अपने पास नहीं रख सकता। सौरभ की बात सुनकर धर्मपाल जी का चेहरा तमतमा गया। उनका मन किया कि एक बार को उससे पूछे कि तुम्हारी वर्जिनिटी का क्या प्रमाण है, लेकिन मौके की नजाकत देख उन्होंने बस इतना कहा, सुमन बेटा, अपने कपड़े और मेरे दिए गहने लेकर आओ और मेरे साथ अपने घर चलो। और कुछ मिनटों के बाद धर्मपाल जी अपनी बेटी सुमन का हाथ पकड़े जाते हुए बोले, गलती मेरी थी जो ऐसे खोखले लोगों को अपनी बेटी सौंप दी। अपने घर वापस आने के हफ्ते भर बाद सुमन जी ने धर्मपाल जी से कहा, पापा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम कॉलेज जाना शुरू कर दो। 2 महीने बाद एक दिन सुमन कॉलेज से आई और उर्मिला जी से बोली, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, तो जाकर हाथ मुंह धो ले, मैं लेकर आती हूँ। 10 मिनट के बाद उर्मिला जी जब प्लेट में मठरी और बिस्किट लेकर सुमन के कमरे में पहुंची तो सुमन की हालत देख उनके मुंह से जोरों की चीख निकल गई। सुमन अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। उर्मिला जी ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया और सुमन को लेकर डॉक्टर के पास गई तो चेकअप कर डॉक्टर ने बताया, मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। घर आकर उर्मिला जी ने जब यह बात धर्मपाल जी को बताई तो उन्होंने कहा, मैं जाकर अभी सौरभ जी और विनोद जी से बात करता हूँ। शायद बच्चे के आने की बात से उनका मन पिघल जाए और वे सुमन को वापस बुला लें। दूसरे कमरे से अपने पापा की बात सुनती सुमन ने आकर कहा, नहीं पापा, प्लीज आप वहाँ मत जाइए। इतना अधिक अपमानित होने के बाद मैं वहाँ दोबारा नहीं जा सकती। 9 वर्षों बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के मुख्यालय नोएडा के ऑफिस में एक युवा अधिकारी अपने सीनियर से लगातार बहस किए जा रही थी। सर, आई एम श्योर आतंकवादियों की यह टीम कश्मीर बॉर्डर से देश में नहीं आई है, फिर कहां से आई है और तुम्हारे पास इसके क्या सबूत हैं? सर कमिश्नर, कश्मीर बॉर्डर पर हमारे जवानों की सख्त निगरानी है और वहां से किसी प्रकार के मुठभेड़ की कोई खबर नहीं आई है। यानी आतंकवादी दस्तों ने बिना कोई रिस्क लिए घुसपैठ की है, तो निश्चित रूप से उन्होंने कोई और तरीका या रास्ता अपनाया है घुसपैठ का। SSP सुमन, तुम्हारी बात में तो दम है, हमें इस केस को एक अलग नज़रिए से हैंडल करना होगा। SP सिंह ने कहा, क्यों न यह केस SSP सुमन को हैंडल करने को दे दिया जाए। पास बैठे ही DIG सर ने कहा। यह सुनते ही अब तक चुप बैठे NII चीफ IG अनुराधा वर्मा ने कहा, नो DIG सर, हमारे पास एक और बहुत इम्पोर्टेंट केस है नोएडा का, और SSP सुमन अभी जूनियर है तो इन्हें टेररिस्ट जैसे इंटरनेशनल केस नहीं दे सकते, क्योंकि इस केस में हमें रो की भी हेल्प लेनी होगी। अंडरस्टैंड मैडम सर। SSP सुमन, आप नोएडा केस सोल्व करें और मैं और SP सिंह टेररिस्ट केस पर काम करते हैं। DIG सर ने कहा, यस सर। एक डाउट है सर। सुमन, यस, गो अहेड। IG अनुराधा वर्मा ने कहा, मैडम सर, क्या आप सबको विश्वास है कि नोएडा केस मैं अकेले सोल्व कर लूँगी? यस SSP सुमन, तुम अपने बैच की IPS टॉपर रही हो और मैंने तुम्हारा सारा प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया है और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम यह केस जरूर सोल्व कर लोगी। IG अनुराधा वर्मा ने सुमन को मोटिवेट करते हुए कहा, थैंक्स मैडम सर। SSP सुमन, यह लीजिए केस की फाइल, अच्छे से स्टडी कर लीजिए और कहीं और कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। SP सिंह ने सुमन को
फाइल देते हुए कहा। ओके सर। सुमन ने एसपी सिंह से फाइल लेते हुए कहा। और हाँ, अपनी टीम को लेकर नोएडा जाना, कई तरह के झमेले सामने आ सकते हैं। आईजी अनुराधा वर्मा ने सुमन को हिदायत दी। ओके मैडम सर, क्या मैं अब मीटिंग से जा सकती हूँ? सुमन ने कहा। यस। अपने कैबिन में आकर सुमन ने फाइल टेबल पर रखी और टेबल के एक साइड रखा पानी का गिलास उठा, एक सांस में ही पी धम से अपनी चेयर पर बैठ गई। नोएडा के नाम से ही पिछली यादें उसके जहन में ताजा हो गई थी। किस हद तक अपमानित किया था सौरभ और उसके परिवार ने। उफ, जब माँ पापा मुझे अपने घर लेकर आए थे तो घर में मौजूद रिश्तेदारों की सवालिया निगाहें मेरे शरीर को कैसे भेद रही थी। वह तो हमारी बड़ी बुआ ने आगे बढ़कर सबके सवालों को आड़े हाथों ले सबको फटकारा, तो मैं उस दिन सवालों की जलती सलाखों में झुलझने से बच गई थी। लेकिन बाद में आस पड़ोस वाले दबी जबान से कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे। उस पर प्रेगनेंसी का पता चला तो माँ पापा एबॉर्शन कराने ले गए थे, पर लगातार तनाव में रहने से मेरी हेल्थ कंडीशन अबॉर्शन झेलने की नहीं थी और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि बेटी की जिंदगी चाहते हैं तो अबॉर्शन की बात भूल जाइए। और हम सब इसे ईश्वर की मर्जी मानकर वापस आ गए। पर जिसका डर माँ पापा को था वही हुआ। जैसे ही उभर कर सामने आई, लोगों ने तो जीना ही मुहाल कर दिया। लोगों के तरह तरह के तानों व्यंग्य बाणों से रोज मेरा और माँ पापा का हृदय लहूलुहान होता रहता था। वह तो उस दिन बड़ी बुआ हमारे घर पर अपने ऑफिस के काम से आई थी, तो माँ ने रोते हुए उन्हें अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। सुनकर बुआ ने कहा, भाभी, अपनी सुमन बेटी जब छोटी थी तभी मैंने कहा था कि इसे मुझे दे दो। ईश्वर ने खुद का बच्चा तो भाग्य में लिखा ही नहीं, तो सुमन को ही अपनी बेटी बना पालूंगी। लेकिन उस समय तुम और भाई दोनों बिटिया के मुंह में ऐसे डूबे हुए थे कि मुझे ना बोल दिया। हाँ दीदी, तब गोदी से उतार कर बिटिया दी ना गई मुझसे, पर आप तो दूर रहकर भी इस पर अपना प्यार दुलार लुटाती रही। इसका नाम सुमन भी तो आपका ही दिया हुआ है। माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा था। पुरानी बातें छोड़ो भाभी, अब दे दो सुमन बेटी को मुझे। वहाँ लखनऊ जैसे महानगर में कोई किसी को नहीं पूछता। सुमन ने सही सुमन के बच्चे को ही गोद में खिलाकर जीवन की साध पूरी कर लूंगी। बुआ ने माँ से मुस्कुराते हुए कहा। जब पापा ने बुआ की यह बात सुनी तो भरी आंखों से बस इतना ही कह पाए, दीदी, तुम्हारे पास हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता ही है। ले जाओ अपने साथ, आज से बिटिया तुम्हारी हुई। तब से मुझे लखनऊ लाकर बुआ और फूफा जी ने कितने नाजों से मेरा ध्यान रखा। हर जरूरत की चीज़ बोलने से पहले ही मुझे मिल जाती थी। और गुड्डू के जन्म के बाद तो बुआ VRS लेकर घर में बैठ गई और मुझे कंपटीशन की तैयारी करने को प्रेरित किया। कितनी मेहनत की थी तब मैंने। रात भर गुड्डू के साथ जगना और दिन में घर के काम में जल्दी जल्दी बुआ का हाथ बटा कोचिंग के लिए जाना। कोचिंग से आकर जो भी समय मिल जाए उसमें पढ़ाई करना। आज बुआ न होती तो मैं तो पुलिस की जॉब में आ पाती और न ही अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण NIA में मेरा सिलेक्शन हो पाता। सौरभ और उसके परिवार ने तो मुझे जिंदा ही मार दिया था। सोचते हुए सुमन ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों में भर आए आंसू पोंछ टेबल पर पड़ी फाइल उठा उसे खोलकर पढ़ने लगी। अभी वह 2-3 पेज ही पढ़ पाई थी कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो गुड्डू के स्कूल की प्रिंसिपल का फ़ोन था। सुमन ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से प्रिंसिपल की आवाज़ आई, मैम, आपको अभी स्कूल आना होगा। यह सुनते ही सुमन घबरा गई और
फाइल बंद कर तुरंत अपने कैबिन से निकल बाहर आ ड्राइवर को स्कूल चलने का आदेश दिया। स्कूल में सारे बच्चों की अभी अभी छुट्टी हुई थी और उनके पेरेंट उन्हें लेने के लिए गेट पर खड़े थे। स्कूल बस से जाने वाले बच्चे निकल चुके थे। सुमन तेजी से चलती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगी। तभी एक टीचर ने आवाज दी, मैम इधर आइए, गुड्डू यहाँ है। सुमन ने आवाज की दिशा में नजर दौड़ाई तो वहाँ टीचर्स की भीड़ गोलाई बनाकर खड़ी थी, पर गुड्डू उसे कहीं नजर नहीं आई। यह देख सुमन और अधिक घबरा गई कि गुड्डू को कुछ हो तो नहीं गया। सुमन लगभग दौड़ती हुई टीचर्स के पार पहुंची तो देखा कि गुड्डू बेहोश पड़ी है और एक डॉक्टर उसके पास बैठा उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। सुमन ने जल्दी से आगे बढ़कर गुड्डू को गोद में उठा लिया और डॉक्टर से बोली, क्या हुआ डॉक्टर, गुड्डू बेहोश क्यों हो गई? कोई खास बात तो नहीं लग रही मुझे। हाँ, चेकअप से अभी विटामिन डी की कमी लग रही है। मैं मेडिसिन और कुछ ब्लड टेस्ट लिख देता हूँ, उसे कराकर एक बार मुझे दिखा दीजिएगा और थोड़ा हेल्दी फूड खिलाने पर ध्यान दीजिए। श्योर डॉक्टर, लेकिन मेरी गुड्डू को होश कब आएगा? पूछते हुए सुमन की आंखों में आंसू भर आए। अभी 10 मिनट में आ जाएगा, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस उम्र के बच्चों को अक्सर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जब इसका जन्म हुआ था तो क्या यह अंडरवेट थी? हाँ, कहते हुए सुमन ने सर झुका लिया। उसे एकदम से याद हो आया कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में दुख और गुस्से से वह अक्सर खाना नहीं खाती थी। वह तो बुआ ने उसे काफ़ी समझाया, तब जाकर उसने अपना ख्याल रखना शुरू किया था। डोंट वरी, थोड़े केयर से सब नॉर्मल हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। तभी गुड्डू को होश आ गया और उसने आंखें खोली। पास में अपनी मम्मी को देख उसने धीरे से कहा, मम्मा आप यहाँ, यह तो आपका ऑफिस ओवर है ना? गुड्डू की बातें सुनकर सुमन की आंखें फिर भर आई। उसने गुड्डू के माथे को चूमते हुए कहा, तेरी तबीयत खराब हो गई थी ना बेटा, इसलिए चली आई, चलो अब घर चलें। ओके मम्मा। गुड्डू को सुमन के साथ घर आया देख बुआ चौंक गई तो सुमन ने उन्हें सारी बात बताते हुए कहा, मैं गुड्डू की दवाइयाँ ले आई हूँ और ब्लड सैंपल के लिए लैब को कॉल कर दिया है, वह अभी थोड़ी देर में आकर कलेक्ट कर लेगा। अरे ठीक है ना सुमन, तू मुझे केवल प्रिस्क्रिप्शन दे देती तो मैं सारा कुछ मैनेज कर लेती, बुआ जी ने कहा। हाँ बुआ, लेकिन मुझे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए नोएडा जाकर रहना होगा, इसलिए सोचा जितना मैं कर सकती हूँ कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, अब तू ऑफिस जाकर अपना काम कर, आगे मैं देख लूँगी। जी बुआ, कहकर सुमन तेजी से घर से ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस आकर उसने अपना सारा ध्यान केस फाइल पढ़ने में लगाया। वह जैसे जैसे फाइल पढ़ती जाती उसकी आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। वह केस एक सरकारी विभाग में हुए एक बड़े घोटाले के बारे में था, जिसमें कुछ हत्याएं भी हुई थी। सुमन ने फाइल पढ़ने के बाद अपनी टीम के 2 सबसे तेज तर्रार इंस्पेक्टर को बुलाया। दोनों ही युवा, उत्साही और शार्प माइंडेड थे। जब दोनों सुमन के कैबिन में आ गए, सुमन ने केस की डिटेल देते हुए कहा, हमें कुछ दिनों या फिर हो सकता है महीने 2 महीने के लिए नोएडा में ही रहना होगा। जब तक यह केस सोल्व नहीं हो जाता, हमें पूरे फोकस के साथ इस पर काम करना है। सुनते ही एक ने चिढ़कर
दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, मैडम सर, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। क्यों? सुमन ने आश्चर्य से पूछा। यह जब सांभर चावल हाथ से सुड़ुक सुड़ुक करते हुए खाता है तो मुझे घिन आती है। ममता ने मुंह बनाकर कहा, मैं भी इसके साथ नहीं रह सकता जी। ये जब ढोकला चपर चपर मुंह बजा बजा कर खाता है तो मेरे को भी उल्टी उल्टी लगता जी। जवाब में प्रकाश ने भी मुंह बनाते हुए कहा। ममता और प्रकाश की बात सुनकर सुमन ने सर पकड़ लिया। फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, अभी तुम दोनों ने जो कहा है यह मैं DIG सर को लिख कर दे देती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि तुम दोनों की जगह मेरी टीम में दूसरे इंस्पेक्टर दे दें। सुमन की यह बात सुनते ही दोनों सकते में आ गए और दोनों ने तुरंत कहा, मैडम सर जी, चलो मैं आपकी खातिर इसको बर्दाश्त कर लेगा जी। नो प्रॉब्लम मैडम सर। प्रकाश की बात सुनकर ममता ने भी कहा, बस ये सांभर चावल खाते समय मेरे सामने नहीं रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, मैं अपना सांभर चावल अपने रूम में खा लेगा जी। अब तो खुश प्रकाश जी ने हंसते हुए कहा, थैंक यू मैडम सर, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। मैडम सर जी, इस केस का सस्पेक्ट सबका लिस्ट मिला है या नहीं जी? प्रकाश जी ने पूछा। सस्पेक्ट की लिस्ट हमें नोएडा पुलिस देगी। गृह मंत्रालय का ऐसा ही आदेश है, सुमन ने कहा। ओके मैडम सर। दोनों ने कहा, हम कल दोपहर में अपनी कार से नोएडा के लिए निकलेंगे ताकि किसी को हमारे आने की कोई भनक न मिले। अब तुम दोनों केस फाइल को ठीक से पढ़कर इम्पोर्टेंट पॉइंट अलग डायरी में लिख लो। ओके मैडम सर, दोनों ने कहा और फाइल लेकर कैबिन से निकल गए। नोएडा पहुंचने पर सुमन अपने माँ पापा से मिलने तो गई, लेकिन काम की सतर्कता के लिए गेस्ट हाउस में अपनी टीम के साथ ही रुकी थी। तीनों ने देर रात बैठकर केस सोल्व करने की एक स्ट्रेटजी बनाई और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन स्ट्रेटजी के मुताबिक सुमन अकेली सिविल ड्रेस, टाइट जींस और फ्लोरल शर्ट पहनकर सिटी SP से मिलने गई। हाय सर, आई एम SSP सुमन फ्रॉम NIA। DSP सुमन के तेवर देखकर थोड़ा चिढ़ गया, क्योंकि वह सुमन से सीनियर बैच का IPS अधिकारी था, लेकिन कुछ बोल नहीं सका क्योंकि सुमन अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक अब उसकी जूनियर या कलीग नहीं थी। सो थोड़ा कूदते हुए उसने मुंह बनाकर कहा, ओ आई सी, कहो मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं? सुमन ने चेयर पर बैठते हुए केस के सस्पेक्टेड मुजरिमों की लिस्ट मांगी। मुझे केस के सस्पेक्टेड्स की लिस्ट चाहिए। पिच केस, SP ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। प्लीज आप अपना मेल चेक करें, डिटेल मालूम हो जाएगी। मैं इस बारे में अधिक बात नहीं कर सकती क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। समझ गया। वेट अ मिनट। और SP ने अपनी कुर्सी से उठकर अपने कैबिन में रखी अलमारी से लॉक खोलकर एक रेड कलर की फाइल निकाल सुमन को पकड़ा दी। फाइल लेते ही सुमन ने उत्सुकतावश उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिस्ट लंबी थी और दूसरे पेज पर पहुंचते ही एक नाम पर वह रुक गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसने तुरंत फाइल बंद की और वहां से बिना कुछ बोले जल्दी से निकल गई।
सुमन को जाता देख एसपी बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने आप से बड़बड़ाया, ये एनआईए वाले अपने अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और यह सुमन तो कुछ ज़्यादा ही अकड़ रही है। इसका कुछ करना होगा। गेस्ट हाउस पहुंचकर सुमन अपने दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर सस्पेक्टेड मुजरिमों का बायोडाटा खंगालने लगी। तभी उसका मोबाइल रिंग कर उठा। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो कोई अनसेव्ड नंबर था। उसे देखते ही सुमन के मुंह से निकल पड़ा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा फ़ोन नंबर कैसे लीक हो गया? मैडम सर, मैं इस मैटर को अभी देखती हूँ। आप कॉल पिकअप करें ताकि हम कॉल करने वाले का नंबर ट्रेस कर लोकेशन का पता कर लें। श्योर, कहते हुए सुमन ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सुन एसएसपी, जैसे आई है वैसे ही चुपचाप लौट जा। सस्पेक्टस लिस्ट में तेरे खसम सौरभ का भी नाम है। यह तो तुमने देख ही लिया होगा। और सौरभ ने तेरे साथ जो सुहाग रात मनाई थी उसका वीडियो हमारे पास है। तेरे खसम ने उस रात वह वीडियो बनवाया था और तुझे कुछ भी नहीं पता चला। हा हा हा, क्या गजब की माल लग रही थी रे तू। कौन कौन है बे? गुस्से में तमतमाते हुए सुमन ने कड़े शब्दों में कहा, चिल्ला मत और अपना पुलिसिया रोब किसी और के लिए बचाकर रख। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी नंगी तस्वीर वीडियो के साथ हम लीक कर देंगे, समझी? दूसरी तरफ से बोलने वाले ने कड़ी आवाज में धमकी देकर कॉल कट कर दिया। सुमन एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी थी। एक दिन उसे एक संदिग्ध कॉल के बारे में जानकारी मिली जिसके आधार पर किसी बड़ी घटना की आशंका थी। उसने तुरंत अपनी टीम के साथ मिलकर उस कॉल को ट्रेस करने की योजना बनाई। जब संभावित क्षेत्र की पहचान हो गई तो सुमन ने अपनी टीम के साथ वहां जाकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखी। अगर कॉल शहर के किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके से की गई थी तो पुलिस ने आसपास के दुकान मालिकों या गार्ड से पूछताछ की। सुमन ने जब कॉल ट्रेस किया और पता चला कि वह कॉल उसके अपने पति ने किया था तो यह उसके लिए भावनात्मक रूप से बेहद कठिन स्थिति थी। एक तरफ उसका कर्तव्य था कानून की रक्षा करना तो दूसरी तरफ पारिवारिक रिश्ता। फिर भी सुमन ने अपने फर्ज को प्राथमिकता देते हुए पूरे मामले की तहकीकात की और पति के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे किए। पुलिस विभाग में इस तरह के मामलों के लिए एक तय प्रक्रिया होती है। चूंकि मामला सुमन के खुद के परिवार से जुड़ा था इसलिए सुमन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। यह पूरी प्रक्रिया सुमन के लिए मानसिक रूप से बेहद मुश्किल रही। उसे समाज और परिवार की ओर से भी कई तरह के दबाव झेलने पड़े। अदालत ने सबूतों की पुख्तगी और पति के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई जिसमें जुर्माना और कुछ वर्षों की कैद शामिल थी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारी होकर सुमन ने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी दिखाई, भले ही अपराधी उसका पति ही क्यों न हो। यह पूरी प्रक्रिया सुमन के लिए मानसिक रूप से बेहद मुश्किल रही। उसे समाज और परिवार की ओर से भी कई तरह के दबाव झेलने पड़े। जब सुमन का पति सुमन के सामने गिड़गिड़ा रहा था और उससे माफ़ी मांग रहा था तो सुमन ने कहा, जब तुमने मुझे बेकसूर होते हुए भी मुझे कसूरवार समझा, मैं तुमसे बार बार कहती रही कि मैंने किसी से भी शादी से पहले कोई संबंध नहीं रखा है। क्या तुमने
मेरा विश्वास किया था जो मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं और तुम्हें सजा होने से बचा लूंगी, बिल्कुल भी नहीं। यह सपने में भी मत सोचना, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है, मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा था। तुम्हें पता है लोगों ने मुझे कितनी गंदी नज़रों से देखा था। एक एक दिन मैं रो रो कर काटा था। मेरे माता पिता का तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया था, वह भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे साथ बचपन में जो हुआ था वह तो जाने अनजाने में हुई एक दुर्घटना थी, लेकिन तुमने तो जानबूझकर षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचे हैं, इसलिए तुम्हें सजा होने से कोई भी नहीं बचा सकता। उसके सास ससुर भी उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और अपने बेटे के लिए उसे कह रहे थे कि अगर वह चाहे तो उनका बेटा सजा से बच सकता है। लेकिन सुमन ने किसी की एक भी न सुनी और उन्हें साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके सास ससुर ने भी उसकी बहुत बेइज्जती की थी और उसके माता पिता को भी बहुत जलील किया था, जिसे सुमन अब तक भी भूल नहीं पाई थी। इसलिए सुमन ने सोच लिया था कि गलती की सजा तो मिलकर ही रहेगी। जब मुझे बिना किसी गलती की सजा मिल सकती है तो इतना बड़ा घिनौना काम करने के बाद सजा से बचने का मतलब ही नहीं है। सौरभ बार बार उसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था, लेकिन सुमन अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने तो उसे सजा दिलवाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अंततः उसने कानून और न्याय को सर्वोच्च मानते हुए अपना फर्ज निभाया था, जिससे एक मिसाल कायम हुई कि कानून सबके लिए बराबर होता है। इस तरह सुमन ने अपने पति को कानूनी दायरे में सजा दिलवाई और अपनी ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।